हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप चित्र के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि आज हम क्लास 10th का साइंस का 12th चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के सभी एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और उसका चुंबकीय प्रभाव। तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है विद्युत धारा यानी जहाँ विद्युत का आवेश होना है। चुंबकीय प्रभाव का अर्थ होता है जिसमें चुंबक का प्रभाव हो। तो हम धारा को चुंबक में और चुंबक को किस रीज़न से और क्या कारण है जिससे विद्युत धारा प्राप्त हो सकती है और वो स्थायी है या अस्थायी, इससे जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को और हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। आइए हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण उसके नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो रही है। यानी किसी दूसरे परिवर्ती चालक में क्या हो रहा है, चुंबक का प्रभाव हो रहा है। उस चुंबक के प्रभाव के कारण चालक में क्या बह रही है, विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस प्रभाव को हम बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यदि परिवर्तन ना हो तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन ना हो तो याद रखना विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो रही है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस विद्युत धारा के प्रवाह की जो दर है वो कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर के उपयोग बताइए। जो हम विद्युत मोटर होती है उसका कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो जो विद्युत मोटर है उसका हम देखते हैं विद्युत पंखों में। अगर पंखे में मोटर ख़राब हो गई है तो पंखा नहीं चलेगा। तो आप याद रखिए विद्युत पंखों में। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज, हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं फ्रिज, उसमें भी। विद्युत मिश्रकों में, विद्युत मिश्रकों यानी जितने भी इलेक्ट्रिक सामान हैं उन इलेक्ट्रॉनिक सामान में, यानी यदि हम गाड़ी देख लें तो उसमें भी किसका यूज़ हो रहा है मोटर का यूज़ हो रहा है। तो जितने भी छोटे छोटे चालक हैं जो हीटिंग के बाद उसे एनर्जी देने का काम कर रहे हैं वो कहलाती है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर विद्युत पंखों में, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में, विद्युत मिश्रकों में, वॉशिंग मशीन में और MP3 प्लेयर में। यानी MP3 जो प्लेयर होता है जिससे हम साउंड को बजाते हैं वो कहलाता है MP3 प्लेयर। तो आपको इन पांचों नाम को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है चुंबकत्व की असली पहचान क्या है। यानी हमें चुंबक मिली, ये असली है या नहीं है, तो उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं चुंबक में सजाती ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण। आप देख रहे हैं कि चुंबक है, चुंबक के हमेशा याद रखिए दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब जब चुंबक के पास हम दूसरी चुंबक का एक सिरा लेकर आते हैं, यानी नॉर्थ के पास साउथ लेकर आते हैं, तो वो चुंबक के जो सजाती ध्रुव हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आप नीचे सेकंड वाले चित्र में देख ही रहे हैं कि जो नॉर्थ है वो नॉर्थ के पास जा रहा है तो उसे प्रतिकर्षित कर रहा है। और जब विजातीय ध्रुवों को लाते हैं पास में, यानी जब N के पास S को लेकर आ रहे हैं पहले चित्र में, तो उनके मध्य आकर्षण हो रहा है। तो दो लोहे के टुकड़े लीजिए और इनके एक छोर दूसरे के छोर से सटाने पर अगर प्रतिकर्षण होता है तो दोनों लोहे के टुकड़े चुंबक होंगे। यानी जब दोनों के मध्य क्या हो, प्रतिकर्षण हो ध्रुवों के मध्य, तो वो प्रतिकर्षण यानी समान ध्रुव है। और यदि वो आकर्षित होते हैं इसका मतलब वो विजातीय ध्रुव हैं। इससे ये पता चलता है कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनमें समान ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो इस प्रकार हम चुंबक की पहचान कर सकते हैं। आपको चित्र बनाकर
पेंसिल से आपको एन और एस दर्शाना है। एन के पास एन लेकर आएंगे तो वो किस तरह से उसको डिफाइन करता है वो चित्र सहित बताना है। अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज, देखो आप देख ही रहा है विद्युत फ्यूज। हम पुराने समय पे इसी तरह के फ्यूज यूज़ करते थे, कटआउट जिसको बोलते थे कि कटआउट उड़ गया है, लाइट ऑफ हो गई। तो वो विद्युत फ्यूज है क्या? यह किस मिश्र धातु का बना होता है? तो आप चित्र से देख ही रहे हैं कि विद्युत फ्यूज क्या है। तो विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। यदि अतिभारण यानी बहुत अधिक ज़्यादा लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई पावर में, तो वो अतिभारण कहलाता है। या तो अधिपारण हो रहा, बहुत कम है, डिम है लाइट, तो लघु पतन होता है। तो अतिभारण अथवा लघु पतन के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है। यानी क्या है, पूरा भार जो है यही फ्यूज तार ले लेता है और यह जितने भी हमारे घर के कनेक्शन से जुड़े हुए बड़े जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होने से बच जाती है और तार टूट जाता है तथा यह सुरक्षा प्रदान करता है। अतः फ्यूज तार हमेशा याद रखिए तांबे एवं टिन के मिश्र धातु से बना है। रिपीट कर रही हूँ, फ्यूज तार तांबे तथा टिन की मिश्र धातु से बना होता है। आप चित्र के माध्यम से फ्यूज को देख ही रहे हैं कि किस तरह से बना हुआ है। आज जो नया आपका जो कनेक्शन है इस तरह से लगाया जाता है, तो आप नए फ्यूज तार को भी किस तरह से लगाया जाता है। एक गोल बॉक्स है जिसमें सिल्वर का, तो ये आज जो नया है वो अलग है। पुराने समय में हम देख रहे हैं कि ये जो फ्यूज तार है वो अलग तार को लेते थे, तार को छीलकर उसको लगा के उसके अंदर फिट करते थे, तो वो इस तरीके से बनाया जाता था। तो फ्यूज तार विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि अतिभारण अथवा लघु पतन के कारण जो उत्पन्न उच्च विद्युत धारा होती है उससे यह गल जाता है और सुरक्षा प्रदान करता है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक सामान हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। उस फ्यूज तार में हमेशा याद रखिए तांबे एवं टिन के मिश्र धातु का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता, यानी जो अब हमने विद्युत चुंबक देखी, अब उसकी विद्युत चुंबक की जो तीव्रता है किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। तो वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी आपको मैं अभी और भी चित्र के माध्यम से समझाऊंगी कि वो जो परिनालिका है, वो परिनालिका में जैसे ही हमने उसको लोहे के जो छड़ है उसको लगाया, उसको तारों से लपेटा, तो वो परिनालिका बन जाती। तो वो परिनालिका जो है विद्युत चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। तो विद्युत चुंबक का चुंबकत्व की जो तीव्रता है ना, कितना उसका हाई कैपेसिटी है चुंबकत्व की, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी, आइए हम जानेंगे। पहला है परिनालिका के फेरों की संख्या, यानी जितने परिनालिका में फेरों की संख्या होगी वो चुंबकत्व का मान कैसा होगा, बहुत अधिक होगा। अतः फेरों की संख्या n बढ़ाने से चुंबकत्व की तीव्रता समानुपाती ढंग से बढ़ती है, यानी बी प्रोपोर्शनल क्या होता है, n। अब आ जाता है सेकंड, धारा का मान। धारा का मान I बढ़ाने पर चुंबकत्व की तीव्रता समानुपाती ढंग से बढ़ती है। समानुपाती ढंग से बढ़ने का अर्थ है यदि हम चुंबक के मान में धारक के मान को बढ़ा देते हैं तो चुंबकत्व का भी मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जितनी अधिक धारा प्राप्त होगी उतना ही चुंबकत्व का मान बढ़ेगा। तीसरा है क्रोड की प्रकृति पर, यानी क्रोड की प्रकृति जो होगी परिनालिका के अंदर, नर्म लोहे का व्यवहार करने पर अधिक शक्तिशाली चुंबक होगा। यानी जो है पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो चुंबकत्व है अधिक स्थायी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाना हो तो वो किस लोहे का बना होगा, तो याद रखना नर्म लोहे का। लेकिन इस्पात के व्यवहार करने पर कम शक्तिशाली चुंबक बनता है। यानी अगर मान लो थोड़े समय में स्थायी ना बनाकर हमें अस्थायी चुंबक बनाना है तो अस्थायी चुंबक याद रखिए वह इस्पात की बनी होगी। तो स्थायी चुंबक के लिए हम नर्म लोहे का उपयोग करेंगे और अस्थायी के लिए हम इस्पात का उपयोग करेंगे। तो ये हमारे हुए विद्युत चुंबकत्व की तीव्रता को जो है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये 3 कारक है, परिनालिका में फेरों की संख्या, धारा का मान और क्रोड की प्रकृति। यानी याद रखिए ये तीनों के मान बढ़ाते हैं तो हमें चुंबकत्व में जो है उन तीव्रता के मानों को प्राप्त करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसे चित्र सहित बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम क्या है? आपको क्वेश्चन घुमा के ही बोल सकता है कि दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम क्या है, तो बताइए। तो आपको यही आंसर लिखना है कि जब दाहिने हाथ, आप अपने हाथ को फैला लीजिएगा, दायां मतलब सीधा, जब दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली, मध्यिका उंगली और अंगूठा, तीनों को आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं, इस प्रकार फैला के रखा जाता है कि तीनों उंगलियां जो हैं एक दूसरे के साथ कैसी है, लंबवत हों, और जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय बल की दिशा बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल की दिशा, और अंगूठा जो है चुंबक की गति की दिशा बताता है। अंगूठा जो है चुंबक की गति की दिशा बताता है, और ये जो मध्यिका है प्रेरित धारा की दिशा बताता है। आप चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि जो मध्यमा है विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा है वो चुंबकीय जो है गति की दिशा को दर्शाता है। तो आप चित्र के माध्यम से भी इस नियम को बता सकते हैं। तो ये आपका हुआ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। तो आपको चित्र सहित इसको करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता। विद्युत धारा की प्रबलता जो है उसकी परिभाषा देनी है। देखिए, प्रबलता का मतलब है उसकी जो वर्क करने की क्षमता है। तो किसी चालक से प्रति सेकंड बहने वाले विद्युत आवेश विद्युत धारा की प्रबलता कही जाएगी। यानी किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाले आवेश हैं, वही विद्युत धारा की आवेश की क्या कहलाएगी, प्रबलता कहलाएगी। धारा की प्रबलता I बराबर होता है Q/T। आप इस तरह से ही बता सकते हैं कि आवेश बटे T मतलब Q मतलब आवेश, T मतलब समयांतर, I मतलब विद्युत धारा। आवेश और समयांतर के अनुपात को धारा की प्रबलता कहते हैं। आप इस तरह से भी परिभाषा को लिख सकते हैं कि धारा की प्रबलता बराबर I बराबर Q/T। Q आवेश प्रवाह की दर और T समयांतर, अतः आवेश प्रवाह की दर और समयांतर के अनुपात को धारा की प्रबलता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबक किससे कहते हैं? अभी हमने चुंबक को जाना कि चुंबक किस तरह से पहचान कर सकते हैं कि उसमें कौन से ध्रुव है, उसको पहचाना। अब अगला क्वेश्चन है ये जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, चुंबक। तो चुंबक वे पदार्थ चुंबक कहे जाते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबकीय पदार्थ को इसे स्वतंत्रता पूर्वक वायु में लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि चुंबक का उपयोग, अलग अलग चुंबकीय सुई होती है जो दिशा का निर्देशन करती है। बड़े बड़े बहुत नाविक जो रहते हैं वो बहुत लंबी टूर पे जाते हैं, तो वो दिशा का संकेत पता करने के लिए कंपास सुई का उपयोग करते हैं। तो स्वतंत्रतापूर्वक जैसे उसे लटकाया जाता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। इसमें उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चुंबक में हमेशा आपको बता चुकी हूँ कि दो ही ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो आप याद रखिए दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिष्ट धारा के स्रोत के नाम बताना है। तो आपकी दिष्ट धारा, यानी दिष्ट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो दिष्ट धारा के जो स्रोत हैं वो है बैटरी और विद्युत मोटर। तो मैं आपको चित्र दिखाती हूँ, देखिए विद्युत मोटर। तो याद रखिए दिष्ट धारा यानी इसमें डायरेक्ट करंट है विद्युत मोटर, और बैटरी है उसमें भी डायरेक्ट करंट होता है। तो आपको याद रखना है ये दोनों चित्रों को कि दिष्ट धारा के स्रोत के नाम हैं तो बैटरी और विद्युत मोटर, बैटरी और विद्युत मोटर। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन, विद्युत जनित्र की सिद्धांत क्या है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है वेरी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग
चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। यानी क्या करते हैं, विद्युत जनित्र जो है उसमें यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किस में कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति, घूर्णी का मतलब होता है घूर्णन करना, यानी वो क्या करते हैं, चुंबक के बीच में उसको रख दिया। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि दो चुंबक हैं, चुंबक के बीच में क्या हुआ है, मोटर है, वो किस तरह से कार्य करेगी। तो आपको समझ में आ रहा है विद्युत जनित्र भी इसी तरह से ही कार्य करता है। तो किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने की किया जाता है, इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी जैसे जैसे वो घूर्णन करेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है विद्युत जनित्र क्या परिवर्तन करता है, तो विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको ये आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा से कौन दो हानियां होती हैं, मतलब कौन सी दो हानियां होती हैं। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेट करंट, हम देखते हैं लाइट जल रही है, लिप 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 पे जो हो रही है, बंद हो रही है, बुझ रही है, वो अल्टरनेट करंट कहलाता है। और डायरेक्ट करंट में क्या होता है, लाइट हमेशा जलती रहती है। तो अल्टरनेट करंट है तो उसमें क्या दो हानियां होती हैं, तो वो हानियां हैं, पहला है प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरी जो है उसका आवेशन नहीं किया जा सकता। यानी प्रत्यावर्ती धारा से यदि हमें किसी भी विद्युत लेपन का करना है या आवेशन करना है तो नहीं किया जा सकता। दूसरा है, इस धारा से विद्युत विच्छेदन नहीं किया जा सकता। विद्युत विच्छेदन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ों को हमको तोड़ना है। अब बार बार जल रही बुझ रही, जल रही बुझ रही है, तो हम कैसे किसी वस्तु का विच्छेदन कर सकते हैं। तो याद रखना ये दो हानियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, लघु पतन से आप क्या समझते हैं। लघु पतन और अधिभारण वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो लघु पतन का अर्थ होता है कि किसी कारण से जब जीवित तार उदासीन तार एक दूसरे से सट जाते हैं। जीवित तार और उदासीन तार का मतलब है कि दो तार होते हैं, जब वो आपस में सट जाते हैं तो लघु पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है और धारा के उच्च होने पर काफ़ी ताप उत्पन्न हो जाता है, जिससे आग उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न होती है, अग्नि उत्पत्ति होती है और जैसे ही उत्पन्न होती है आग तथा परिपथ में आग लगने का भय रहता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं लघु पतन। तो अगला क्वेश्चन जानेंगे। लघु पतन का अर्थ इतना लेंदी नहीं है, आपको याद रखना है जब बहुत अधिक तीव्र धारा बह रही हो और जो दोनों तार आपस में सट जा रहे हैं और सट जाते हैं तो उनके मध्य संपर्क होने से आग लगने का डर रहता है। तो या आग लग भी जाती है क्योंकि उनका आपस में संपर्क हो जाता है और वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे बहुत अधिक आग उत्पन्न होती है, वही कहलाता है लघु पतन। अब देखिए, आप ये बिजली का जो है बल्ब देख रहे हैं, इस बल्ब के जलने का कारण क्या है। बल्ब जल रहा है तो क्या रीज़न है, इस बल्ब में हमने कौन सा अंदर तार की यूज़ किया और हम इसमें कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं, आइए हम जानेंगे इसका क्वेश्चन। देखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, आप चित्र भी देख रहे हैं। बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार रहता है, इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश दे रहा है। यानी हमने अंदर बल्ब में कौन सा तार यूज़ किया है, टंगस्टन का तार। अगर बल्ब में ऑक्सीजन उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर हो जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर कोई क्रिया ना हो सके, उस निष्क्रिय गैसों को भरा जाता है। तो वो जो निष्क्रिय गैस होती है वो है नाइट्रोजन और ऑर्गन। तो बल्ब जलता रहे, उससे कोई रिएक्शन ना हो, तो उनके लिए निष्क्रिय जो गैसें हैं वो नाइट्रोजन और ऑर्गन का उपयोग किया जाता है, उसके अंदर भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में तार जो होता है वो टंगस्टन का होता है और जो गैसें उपयोग होने वाली हैं वो नाइट्रोजन और आर्गन का यूज़ किया जाता है, ताकि बल्ब है वो फ्यूज़ ना हो सके। इस तरह से हम बल्ब में
इनका उपयोग करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिनालिका की सहायता से स्थायी चुंबक कैसे बनता है। यानी जो हमारी परिनालिका, हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा हुआ है कि जो परिनालिका है उससे स्थायी चुंबक बनाना है, तो वो स्थायी चुंबक कैसे बनाते हैं आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि एक रॉड जैसी है, उस रॉड में क्या किया है, विद्युत तार को लपेट दिया है। यानी आप यह याद रखिए, जब एक स्टील के छड़ को कुंडली के गर्भ में रख देते हैं, यानी रखा जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो स्टील का छड़ स्थायी चुंबक बन जाता है। इसे ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, स्टील की छड़ है उसको विद्युत जो कुंडली के गर्भ में रखा गया, कुंडली के गर्भ का अर्थ होता है कि विद्युत के बीचों मध्य में रख कर हमने विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने से जो छड़ जो थी, स्टील की जो छड़ थी, वो विद्युत चुंबक की भांति कार्य करने लगती है जो कि स्थायी होती है। इस तरह से हम स्थायी विद्युत चुंबक बना सकते हैं। आपको इस चित्र को याद रखना है किस तरह से विद्युत चुंबक को बनाया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की विशेषताएं। हमने अभी पढ़ा था विद्युत चुंबक क्या है, अब उसकी विशेषताएं भी पढ़ना है। तो आपको याद रखना है ये विद्युत चुंबक जो अपन ने बनाई अभी, उसकी विशेषता क्या है। तो विद्युत चुंबक का चुंबकत्व स्थायी नहीं होता। जब तक धारा बहती है चुंबकत्व कायम रहता है, यानी जब तक उसमें धारा बहती रहेगी तो उसका विद्युत चुंबकत्व रहेगा, और धारा बंद होने पर चुंबकत्व कैसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा है, विद्युत चुंबक के एक छोर पर उत्तरी ध्रुव और दूसरी छोर पर दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, और धारा की दिशा उलटने पर ध्रुवों की स्थिति भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तीसरा है, विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता परिनालिका में फेरों की संख्या, धारा के मान और क्रोट की प्रकृति पर निर्भर करती है। हमने जब आगे क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि परिनालिका की तीव्रता जो है वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, तो हमने तब पढ़ा था फेरों की संख्या, धारा के मान और क्रोट की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये कहलाएंगी आपकी विद्युत चुंबक की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले 3 तरीकों को बताना है। यानी चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो 3 बताना है। तो वो कौन सा है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम चुंबक, दूसरा है विद्युत चुंबक, तीसरा है एक चालक और एक कुंडली एवं एक परिनालिका जिससे विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले 3 सूची बताना है, 3 नाम बताना है। तो ये 3 नाम आपको लिखना रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज के तार किन 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है। यानी जो फ्यूज़ का तार है उसकी विशेषता क्या है, क्यों हमने फ्यूज़ का तार इस्तेमाल किया। आपने चित्र सहित देखा कि फ्यूज़ का जो तार था वो किस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं। तो फ्यूज़ का तार जो है इसलिए किया जाता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, दूसरा इसका गलनांक न्यूनतम होता है, तीसरा ये है कि घरों में 220 वोल्ट पर 5 एंगस्ट्रॉम अनुपात का जो माप है उस माप पर फ्यूज़ व्यवहार करता है और हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये हमारी हुई फ्यूज़ तार की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन जानेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र का प्रदर्शन करना है। तो आप ये देख रहे हैं 2 प्रकार के चित्र हैं। आपको जिस तरह से इजी वे में बन जाता है, चुंबक है, चुंबक के 2 ध्रुव हैं, एक N है और S। तो आप याद रखिए चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो एक ध्रुव से दूसरी ओर जाती हैं। तो हमेशा याद रखना, जब हम चुंबकीय सुई, कंपास सुई है, जब उसको हम ले जाते हैं और इस तरह से उसके धीरे डॉट डॉट करके प्रैक्टिकल करते हुए दिखाते हैं, तो हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं N ध्रुव से S ध्रुव की ओर जाती हैं। तो इस तरह से आपको बल रेखाओं को हम जिस तरफ से याद रखना, S से N की भी ओर जाएंगी, पर आपको याद रखना प्रयोग करने पर है कि चुंबकीय बल रेखाओं में जब हम कंपास सुई को है किस तरफ की ओर लेके जाते हैं। इस तरह से हमें ये चुंबकीय बल रेखाओं
का चित्र प्राप्त होता है। तो आपको इस तरह से ही आपको इसको चित्र बनाना है। अब आपका क्वेश्चन है, चुंबकीय जो क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उनकी जो गुण हैं वो बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण को दर्शाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण हैं। ये 2 गुण ये निम्नानुसार है। पहला है, हमेशा याद रखिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी, बिल्कुल गोल 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 मिल रही हैं और बिल्कुल देखना साइड से भी जो है इस तरह से बिखरी हुए हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दूसरा है, बल रेखाओं की संख्या अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होगी वही चुंबक अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसके कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो भी अधिक होगी। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। 2 मार्क्स में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, BOT क्या है, इसे जूल में कैसे परिवर्तित करना। तो BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये खालिस्तान टिक मार्क में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, इसकी जो इकाई होती है 0.1 किलोवाट होता है एंड आवर्स होता है। जब इसे जूल में बदलते हैं तो इसका मान होगा 3.6 × 10⁶ जूल। याद रखना 106 नहीं, वो 10⁶ जूल है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में क्या जानते हैं आप। तो पृथ्वी एक सिल चुंबक की भांति कार्य करता है। यानी सिल चुंबक की भांति का मतलब है, यदि कोई फल मान लो पेड़ से गिरा, टूटा, तो याद रखना वो कहाँ पर आता है, पृथ्वी पर आता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति कार्य करती है। जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। तो इसलिए इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर स्थित है। अतः पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण जो है वो 19 डिग्री का होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है। तो आपको याद रखना है 19 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार आज हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के महत्वपूर्ण NCERT के प्रश्न के उत्तर को जाना। आज के सारे प्रश्नोत्तर आप लिखकर बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। जो भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखकर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कॉल में नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर से भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड लाइक एंड कमेंट्स प्लीज़।